हेलो दोस्तों, एमपी टेट ग्रेड 3 सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से एमपीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसी तरह से हम वर्ग 3 की तैयारी करने वालों के लिए भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का हमारा दरअसल उद्देश्य ये है कि आप बहुत कम समय में अपनी तैयारी को आंक सकें। हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय होगा। यदि आप इससे अधिक समय चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। टेस्ट के बाद आपका जो भी स्कोर आए आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेशन देती है आगे और वीडियो बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे और वीडियोस बनाते रहें। और इस टेस्ट के बाद हम फिर से मिलेंगे। आज का आपका टेस्ट ये रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1974, 1972, 1986, 1980। आपके पास आंसर सोचने के लिए 3 सेकंड है। इसका आंसर है बी, यानी कि 1972। जबकि 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम पारित हुआ, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ऑप्शन है फॉन, डेसिबल, डॉप्सन, डेसिमल। आंसर सोचने के लिए 3 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर है बी, यानी कि डेसिबल। इसके अलावा डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका? ऑप्शन है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस या कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस। आप आंसर सोचें। इसका आंसर है बी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये काफी स्वच्छ ईंधन माना जाता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, स्मॉग धुंध बनता है। ऑप्शन है धुएं और कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा और NO2 से या धुएं और CO से। आप आंसर सोच सकते हैं। स्मॉग दो चीजों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग, यानी कि धुआं और कोहरा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धुएं और कोहरे से। तो दिल्ली, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली का इंडिया गेट बैकग्राउंड में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, 10% नियम किसने दिया? ऑप्शन है लिंडमैन ने, गोल्डमैन ने, बैकमैन ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो पहली चीज तो ये कि ये 10% नियम क्या है? पोषण स्तर में, हर स्तर में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों ने जो ऊर्जा सूर्य से ग्रहण की, तो पेड़ पौधों को जो खाएगा उसे 10% ऊर्जा मिलेगी। अगले स्तर पर फिर 10%, यानी कि ऊर्जा का स्तर हर स्तर के साथ घटता जाएगा। यही नियम 10% नियम कहलाता है, जो कि लिंडमैन ने दिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? ऑप्शन है CO, NO, O2 और CO2। तो यहां पर आपको आंसर सोचने के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से भी अधिक संलग्नता रखता है हीमोग्लोबिन से, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि बहुत स्थायी यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। इसका आंसर है टीबी। बाकी अन्य तीनों ही, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये तीनों ही जल द्वारा जल प्रसारित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में सबसे पहले परमाणु दुर्घटना हुई? ऑप्शंस हैं 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 या
6 अगस्त 1945। आंसर सोचिए आप। इतिहास में सबसे पहले परमाणु दुर्घटना जो हुई वो हिरोशिमा में हुई। जापान के हिरोशिमा में सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जो कि 6 अगस्त को गिराया था। उसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है BOD 5 में 5 का क्या अर्थ है? ऑप्शन है 5 आवर, 5 डेज, 5 मिनट्स या 5 मंथ्स। तो पहली चीज तो BOD का मतलब समझ लें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसे BOD द्वारा मापा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जितना BOD अधिक होगा उतना ही जल प्रदूषित होगा। लेकिन यहाँ पर 5 का मतलब पूछा है तो 5 का मतलब है 5 डे। अगला क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण से नष्ट हो रहे भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, मैंग्रोव वन या शंकुधारी वन। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि समुद्री प्रदूषण से वही वन नष्ट होंगे जो समुद्र में या समुद्र के किनारे होंगे। तो समुद्र के किनारे जो वन होते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, यानी कि मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वाधिक स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन है CH4 यानी कि मीथेन, ऑप्शन बी H2 यानी कि हाइड्रोजन, CNG या LPG। तो इसका आंसर आप सोचिए। इसका आंसर है हाइड्रोजन। तो पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वाधिक स्वच्छ ईंधन है हाइड्रोजन। यहाँ पर LPG का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। CNG का हो चुका है, CH4 यानी कि मीथेन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या वियना। तो इसका आंसर है एम्स्टर्डम। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में है। इसके अलावा कुछ नाम मिलते जुलते हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इनके मुख्यालय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एवं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनके मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या सभी। तो देखिए जैविक पर्यावरण में सबसे पहले उत्पादक होते हैं, यानी कि पौधे होते हैं हरे, वो भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। उसके अलावा उपभोक्ता जो कि उन पर निर्भर हैं। और अंत में अगर वो सब, कहने का मतलब उत्पादक और उपभोक्ता जब मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो कुछ अपघटक होते हैं जो उन्हें अपघटित करके फिर से पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। इसलिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों ही जैविक पर्यावरण के हिस्से हैं। इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चाय, कपास, जूट या रबर। तो आप आंसर सोचिए, 3 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर है जूट। आपको पता है कि बंगाल का क्षेत्र जो है वो जूट उत्पादन में नंबर 1 है। बांग्लादेश हो चाहे भारत का पश्चिम बंगाल हो, ये दोनों ही क्षेत्र जूट उत्पादन में बहुत आगे हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं नियासिन, साइनोकोबाल्मिन, थायमिन या रेटिनॉल। आंसर सोचिए। आंसर सोचने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका आंसर है थायमिन। जबकि साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का नाम है, इसमें कोबाल्ट होता है। रेटिनॉल जो है आपको पता ही है, आंख से संबंधित नाम समझ में आ रहा है, इसलिए विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आप बताएंगे कमेंट में कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो आप सभी को पता है, बहुत सरल ही क्वेश्चन है। इसका आंसर है विटामिन C। तो खट्टे पदार्थों में जैसे आंवला हो, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, इन सभी में विटामिन C की प्रचुर मात्रा पाई जाती है,
जबकि आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई प्रणाली में सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? ऑप्शन है चढ़स, ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई। हालांकि बैकग्राउंड में जो सिंचाई पद्धति आपको दिख रही है वो स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई पद्धति है, जो कि एक आधुनिक सिंचाई तकनीक है, लेकिन फिर भी उसमें सर्वाधिक जल संरक्षण नहीं होता है। सर्वाधिक जल संरक्षण बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप सिंचाई तकनीक से होता है, जिसमें बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में सीधे पानी दिया जाता है, जिसके कारण सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो मैंने अपनी पिछली ही क्लास में बताया था। इसके ऑप्शन सुन लीजिए पहले, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है, आपको पता ही है सबको, कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, जबकि ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन दरअसल ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ही वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसलिए इसका आंसर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, सुनामी का कारण है? ऑप्शंस हैं, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, अगला ऑप्शन है पिघलता हुआ ग्लेशियर, एक दीर्घ ज्वार या समुद्र तल में भूकंप। तो आप आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, समुद्र तल में भूकंप। यानी कि समुद्र तल में जब प्लेटों के संचलन से दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है समुद्र तल में, और उसी भूकंप के कारण सुनामी का जन्म होता है। हाँ तो दोस्तों, कितना स्कोर रहा आपका? यदि 18 या 18 से अधिक है तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में चल रही है। लेकिन यदि 18 से कम है तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है। हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, आप भी हमसे जुड़े रहें। हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी को बेहतर और बेहतर बनाएं, और जल्द ही आपको 18 से ऊपर स्कोर करने के लायक हम बना देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम में आपके 120 प्लस नंबर आए, जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो। और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। शुभकामनाओं सहित, थैंक यू।